एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट एक और केस विच इज नोन एज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जैसे कोई वेक्टर C, ठीक है, वो A और B वेक्टर का सम है, ठीक है। तो किसी वेक्टर को हम जब नंबर ऑफ वेक्टर्स का सम किसी भी पर्पस के लिए इमेजिन करें तो उसको बोलते हैं कि हमने वेक्टर को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक गिवन वेक्टर है C और मैं एक वेक्टर इस टेल से इस हेड तक ये वेक्टर है और वेक्टर मेथड ऑफ एडिशन ये बोलता है कि आप इस तरह से ये A, ये B, ये D और ये E, ये जो मैंने चार वेक्टर्स यहां शो किए, मेथड ऑफ एडिशन से इन चारों का सम C होना चाहिए ना। तो ये वेक्टर C को मैंने नंबर ऑफ वेक्टर्स का सम शो कर लिया। क्यों किया अभी वो छोड़ो, लेकिन जब भी हम किसी वेक्टर को हम उसके डिजायर्ड कोई भी कंपोनेंट वेक्टर्स इमेजिन कर सकते हैं, और वो जैसे यहां वेक्टर C के दो ही कंपोनेंट है A B, यहां चार कंपोनेंट है, आप 5 कंपोनेंट बना दो, आप 6 बना दो। वेक्टर को इमेजिन करना है मेड अप ऑफ कंपोनेंट वेक्टर्स, सम ऑफ कंपोनेंट वेक्टर्स। तो कितने कंपोनेंट्स बन सकते हैं? तो आंसर इनफाइनाइट बन सकते हैं। एक वेक्टर के हम कितने कंपोनेंट्स बना सकते हैं? कंपोनेंट वेक्टर बना सकते हैं, ईच कंपोनेंट इज अ वेक्टर। तो आंसर है कि इनफाइनाइट बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर कहीं हम किसी वेक्टर के ऐसे कंपोनेंट बनाएं जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, जैसे यहां इस C के कंपोनेंट बने A और B, लेकिन A और B में एंगल 90 नहीं है। यहां A B D E 4 बने और कोई भी कंपोनेंट आपस में दूसरों के साथ परपेंडिकुलर नहीं है। लेकिन अगर हम किसी वेक्टर के ऐसे कंपोनेंट्स बनाएं जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों, तो उन कंपोनेंट्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोलते हैं, ठीक है। हम वेक्टर्स, गिवन वेक्टर्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में टू सॉल्व द कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स हम रिजोल्यूशन करते हैं। क्या यूटिलिटी है वो थोड़ा आगे समझ में आएगी बात, बट अभी ऐसे तो इनफाइनाइट कंपोनेंट्स हो सकते हैं, बट इस तरह के कंपोनेंट्स का कोई यूज नहीं है इमेजिन करने का। यूज किन कंपोनेंट्स का है? जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, यानी कि रेक्टेंगुलर हैं। तो ये एक जो हेडिंग करके हम नोट कर रहे हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स means म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो देखो, हर वेक्टर एडिशन बेसिकली वैसा ही है जैसा डिस्प्लेसमेंट हमने सब पढ़ा था। तो स्पेस, क्योंकि 3 डायमेंशनल है और ऐसी 3 डायमेंशंस जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, अगर मैं स्पेस में ऐसी डायमेंशंस ढूंढने जाऊं जिनमें ईच डायमेंशन बाकी डायमेंशंस के साथ परपेंडिकुलर हो, तो वो 3 ही हैं, ठीक है ना। जैसे हमने मैथ्स की हेल्प लेकर के जो x y z इमेजिन किए, वो तीनों क्या हैं? वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। जैसे इस लेफ्ट हैंड में
ये फर्स्ट फिंगर, ये सेंट्रल फिंगर, फर्स्ट फिंगर, थंब, ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। स्पेस में यही 3 डायरेक्शन एग्जिस्ट करते हैं, यानी कोई जैसे रूम है, लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट है। एनी ऑब्जेक्ट, आप अपनी बॉडी की बात करें तो एक हाइट है, एक विड्थ है, 2 तरह से विड्थ है। तो हर ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशनल ही होता है और वो 3 डायमेंशंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। तो जैसे हम डिस्प्लेसमेंट को अगर एक्स वाई जेड की टर्म्स में बात करें तो उस डिस्प्लेसमेंट में, जैसे फॉर एग्जांपल स्पेस में किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में x1, y1, z1 एक पॉइंट है और कोई दूसरा पॉइंट है, वो है x2, y2, z2। देखो एक ब्लैक बोर्ड पर ना एक ही प्लेन शो हो सकता है, तो मैं ऐसा लिख रहा हूं, बट एक्चुअली z एक्सिस भी साथ में काउंट हो रही। मैं एक जनरल बात कर रहा हूं कि स्पेस में कोई एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो एक इनिशियल पॉइंट होगा, एक फाइनल होगा। इनिशियल मान लीजिए x1, y1, z1 है और फाइनल है x2, y2, z2। तो इसमें जो ये x एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैं x, y, z तीनों को अलग अलग इमेजिन करूं तो x2 माइनस x1 इसका x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, y2 माइनस y1 इसका y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, z2 माइनस z1 इसका z डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। तो इस डिस्प्लेसमेंट को 3 कंपोनेंट्स में, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक x में कंपोनेंट, एक y में कंपोनेंट और एक z में कंपोनेंट। जो x में कंपोनेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड, उसकी लेंथ x2 माइनस x1 होगा और जो y में कंपोनेंट होगा उसकी लेंथ y2 माइनस y1 होगी। जो z में कंपोनेंट होगा उसकी लेंथ z2 माइनस z1 होगी। ठीक है। और जैसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस के लिए मैथ्स में x, y, z 3 नाम रख दिए गए हैं, तो ऐसे ही वेक्टर्स में इन 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में तीनों के लिए हर डायरेक्शन का एक यूनिट वेक्टर असाइन कर दिया है कि x एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा उसको लिखेंगे i कैप, जो y एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होगा उसको लिखेंगे j कैप और जो z एक्सिस में यूनिट वेक्टर होगा उसको लिखेंगे k कैप। तो ये डिस्प्लेसमेंट s वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट s वेक्टर, ये 3 कंपोनेंट्स, डिस्प्लेसमेंट अलोंग x वेक्टर प्लस डिस्प्लेसमेंट अलोंग y वेक्टर प्लस डिस्प्लेसमेंट अलोंग z वेक्टर होगा। ठीक है। 3 कंपोनेंट, जैसे आप सिंपल समझो ना, एक रूम में हम एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड में एक साइड है L, एक साइड है B, एक साइड है H। तो जो क्यूबॉइड का बॉडी डायगोनल है उस टेल से लास्ट हेड तक डायगोनल में आप 3 डिस्प्लेसमेंट लें, लेंथ के अलोंग L वेक्टर, ब्रेड्थ के अलोंग B वेक्टर और हाइट के अलोंग H वेक्टर, तो आप बॉडी डायगोनल नेट वेक्टर बनेगा, नहीं बनेगा। तो यही मीनिंग है कि ये x है, ये y है, ये z है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ, इसका x कंपोनेंट, इसका y कंपोनेंट और इसका z कंपोनेंट। लेकिन इसको डिनोट करने के लिए इस x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, x2 माइनस x1। तो मेथड क्या बनाया लिखने का कि आप जब x कंपोनेंट लिख रहे हैं तो उसका मैग्नीट्यूड, बट साथ में आप लिखेंगे i कैप, यानी जो s अलोंग x वेक्टर है वो मैग्नीट्यूड x2 माइनस x1 और यूनिट वेक्टर i कैप। ऐसे ही y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप। ठीक है। और जो भी ये नेट कुछ भी इसका नाम रख लेते हैं, जैसे ये मान लो a1 वैल्यू है, x2 माइनस x1 a1, तो a1 i कैप, ये b1 j कैप
और ये C1 k कैप। तो जैसे हमें क्यूबॉइड में पता है कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट की टर्म्स में जो लेंथ ऑफ डायगोनल है वो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर अंडर रूट है। तो अभी आप समझें कि अगर कोई वेक्टर कंपोनेंट्स फॉर्म में शो किया गया हो, कंपोनेंट हमें बनाने हैं ऐसा नहीं है, हमें अब ये समझना है कि ऐसा किया जा सकता है और इन कंपोनेंट्स का मीनिंग क्या होता है, और फिर अगर कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर दिया जाए तो हम जल्दी से उसका फिर नेट सिंगल वेक्टर कैसे बना लेंगे। ठीक है, बहुत आसान सी बात कि अगर कभी वो उस वेक्टर का नाम डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, कुछ भी हो, जब भी कोई वेक्टर इस तरह से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में एक्सप्रेस्ड हो तो ये आई कैप उसका एक्स कंपोनेंट और उसमें जो A1 है वो उसके एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, जे कैप वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट शो कर रहा है और B1 उसका मैग्नीट्यूड, ऐसे ही C1 k कैप। अब यहां ये भी समझना है कि आई जे के अपने आप में माइनस भी हो सकता है, क्योंकि एक्स एक्सिस में पॉजिटिव भी है माइनस भी है, ऐसे ही वाई में पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो वो भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन लेंथ, मैग्नीट्यूड, अगर कोई वेक्टर इस तरह से एक्सप्रेस्ड है तो उस एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट होता है। कोई वेक्टर कंपोनेंट की फॉर्म में एक्सप्रेस्ड हो तो आपके पास उसका मैग्नीट्यूड ये आएगा। ठीक है, और साथ में एक बात जो हमेशा सेटिस्फाइड मिलती है आपको वो ये कि वो जो भी वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में है, अभी मैं उसको जनरलाइज करने के लिए एस वर्ड हटा देता हूं, मैं ए कुछ भी मान लेता हूं कि सम वेक्टर, एनी वेक्टर ए इक्वल टू A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप, इसका नाम डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, अभी वो सब नहीं चक्कर में पड़ रहे, हम एक जनरलाइज बात कर रहे हैं। तो अगर ये ऐसा एक्सप्रेस्ड है तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, तो आंसर है A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट। देखो किसी भी वेक्टर, जैसे हमने एडिशन के एग्जांपल्स किए हैं, इवन सब्ट्रैक्शन के भी एग्जांपल्स किए, तो सब्ट्रैक्शन भी है तो एडिशन ही ना, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर बनता था आप उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी बताते थे और डायरेक्शन भी बताते थे। तो यहां अगर ये वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में है तो इसका मैग्नीट्यूड ये हो गया, बट हाउ टू एक्सप्रेस द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए कि वो क्या है, तो क्योंकि हमारे पास एक एक्स वाई जेड रेफरेंस के लिए डायरेक्शंस बनी हुई है, डिसाइडेड है, क्योंकि आपने आई कैप जे कैप के कैप डिफाइन किया हुआ है, यानी आपने कोई एक्स वाई जेड माना हुआ है। ठीक है, तो जो आपने एक्स वाई जेड माना है उसी एक्स वाई जेड के साथ, तीनों के साथ, टू एक्सप्रेस द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, आपको टू एक्सप्रेस डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, तो उस वेक्टर ए का एंगल ऑफ वेक्टर ए विद एक्स एक्सिस, एंगल ऑफ वेक्टर ए विद वाई एक्सिस और एंगल ऑफ वेक्टर ए विद जेड एक्सिस, ये आपको तीनों एक्सप्लेन करने होते हैं, तब जाकर के वो वेक्टर की कंप्लीट डायरेक्शन स्पेसिफाई होगी। तो अगर ये एंगल विद एक्स एक्सिस अल्फा है और अगर ये एंगल विद वाई एक्सिस बीटा है और अगर ये एंगल विद जेड एक्सिस गामा है, ठीक है, अगर ऐसा है तो हमेशा जो कॉस अल्फा होता है, कॉस अल्फा, वो एक्स का कंपोनेंट क्या है, A1, A1 बाय मॉड ए होता है,
और कॉस बीटा जो है वो B1 बाय मॉड ए होता है, और कॉस गामा जो है तीनों एंगल्स की कॉस रेशो हमारे पास सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से, ज्योमेट्री से सॉल्व होकर के ये बनेगी। तो ये आपने सारी बात याद रखनी है कि अगर कोई वेक्टर इस तरह से कंपोनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, मैं बार बार रेक्टेंगुलर वर्ड नहीं बोल रहा हूं, जब भी वो i j k में एक्सप्रेस्ड है तो आप उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी जानते हो और उस वेक्टर की डायरेक्शन भी जानते हो। व्हाट इज मैग्नीट्यूड? इट इज a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, एंड टू एक्सप्रेस डायरेक्शन you have to explain three angles. One with x-axis, what is that? X component by mod A, y component by mod A, z component by mod A, यानी अल्फा बनेगा cos इनवर्स A1 by mod A, बीटा बनेगा cos इनवर्स B1 by mod A, गामा बनेगा cos इनवर्स C1 by mod A। ठीक है, तो अब दोनों बात समझें। हो सकता है आपको मैग्नीट्यूड दिया हो और एंगल्स दिए हैं और कहा जाए वेक्टर लिखो, तो आप वेक्टर भी लिख सकते हैं। जैसे व्हाट इज एक्स कंपोनेंट, इफ यू नो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये अल्फा बीटा गामा, तो A1 क्या होगा? मॉड A कॉस अल्फा, B1 क्या होगा? मॉड B कॉस बीटा, सॉरी मॉड A कॉस बीटा, C1 क्या होगा? मॉड A कॉस गामा। एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं साथ में। जैसे वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस्ड हो तो उसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, ये सब बनाना है। तो कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं, जैसे ये 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है, कोई वेक्टर है। तो यहां से मैग्नीट्यूड सॉल्व हुआ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट, तो 16 प्लस 9 25 प्लस 4, तो ये अंडर रूट 29, यानी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है √29। और अल्फा यानी एंगल विद एक्स एक्सिस अल्फा, तो ये है कॉस इनवर्स 2/√29। बीटा विद वाई एक्सिस, तो ये है कॉस इनवर्स 3/√29। ऐसे ही गामा विद z एक्सिस, ये है कॉस इनवर्स और 4/√29। आया समझ में? तो एक वेक्टर गिवन है और उस वेक्टर से हमने ये सब कुछ फाइंड आउट कर लिया। अब सेकंड बात मैं क्या समझा रहा हूं कि मान लो वेक्टर दिया है, जैसे ये कहा जाए कि सम वेक्टर A has magnitude say 20 and it makes 30 degree with x, 45 degree with y, 60 degree with z, ठीक है। Then express the vector in the component form। तो अगर x एक्सिस के साथ 30 डिग्री है और ये मैग्नीट्यूड 20 है, तो उसका x कंपोनेंट A1 यानी वेक्टर A का x कंपोनेंट, मैं ऐसे लिखूं तो वेक्टर A का x कंपोनेंट ये होगा 20 cos 30, उसका y कंपोनेंट ये होगा 20 cos 45, उसका z कंपोनेंट ये होगा 20 cos 60, यानी z कंपोनेंट होगा 10,
ये 1/√2, तो क्या बनेगा 10√2, ये √3/2, तो ये होगा 10√3। तो यहां से हम लिखेंगे कि जो वेक्टर ए है, दिस वेक्टर ए इज 10√3i कैप, 10√3i कैप प्लस 10√2j कैप, 10√2j कैप प्लस 10k कैप। ठीक है, वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में गिवन हो तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड आउट करना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक्सप्लेन हो तो कंपोनेंट फॉर्म में उसको एक्सप्रेस कर लेना। तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजोल्यूशन, और क्योंकि हमने अल्फा बीटा गामा जो एंगल्स एक्सप्लेन किए एक्स वाई जेड के साथ, तो हमारे पास जो रिजल्ट है ना वो कॉस के साथ है। जो वैल्यूज हमने स्टैंडर्ड याद की कि अल्फा क्या है, मतलब कॉस अल्फा पता था, कॉस बीटा पता था, कॉस गामा पता था, फिर वहां से अल्फा बीटा गामा बनता है। तो क्योंकि हमेशा ही आपको वेक्टर का एक्स के साथ जो एंगल है उसका कॉस रेशियो पता है a1/mod a, कॉस बीटा पता है b1/mod a, कॉस गामा पता है c1/mod a। तो ये जो कॉस रेशियो के साथ डायरेक्शन एक्सप्लेन हो रही है ना, तो एक नेम है दैट इफ वेक्टर ए मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा with x, y and z axis respectively, ठीक है, तो cos alpha, cos beta and cos gamma, cos ratios, they are known as direction cosines of vector. They are known as direction cosines of vector. ठीक है, और इस रिजल्ट से कि अगर वेक्टर ए मॉड cos अल्फा इज a1, उसका x कॉम्पोनेंट, मॉड a cos बीटा इज b1 और मॉड a cos गामा इज c1, राइट। तो व्हाट इज मॉड a? मॉड a इज अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। तो आप इनको स्क्वायर करके एक बार ऐड करें यहां पर, तो मॉड a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस मॉड a स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस मॉड a स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा, ये है a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। तो यहां से मॉड a स्क्वायर कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, और इक्वल टू है a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। और इसका स्क्वायर क्या है, देखो यहां से इसका स्क्वायर है a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। तो यहां से मॉड a स्क्वायर और ये हो जाता है 1। तो ये एक रिजल्ट करके आप याद रखेंगे कि किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर्स का सम हमेशा 1 होता है। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज 1। ठीक है, ये एज रिजल्ट याद रखनी है बात। अब
जैसे हमने एक वेक्टर के ये कंपोनेंट्स इन स्पेस जो मैक्सिमम हमारे पास डायरेक्शंस हो सकती थी म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्स वाई जेड, उसमें डिस्कस किया। समटाइम्स हमारा जो इंटरेस्ट होता है या मोटिव होता है वो स्पेस में 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर में डायरेक्शन में कंपोनेंट्स रिजॉल्व करना नहीं है। हम एक ऐसा कोई प्लेन मीन्स 2 डायमेंशनल फिगर जो उस गिवन वेक्टर को कंटेन करे, और उस वेक्टर में हम कोई 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन ले लें और उनमें कंपोनेंट्स बना दें, तो 2 ही कंपोनेंट बनेंगे। वैसा भी हमें रिक्वायर्ड होता है, रादर वो हमें ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। क्या केस? ये हमने एक्सप्लेन किया, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर into 3 mutually perpendicular directions in space। एक और केस बन सकता है जिसमें resolution of vector in 2 rectangular components in the plane which contains the vector। जैसे ये ब्लैक बोर्ड एक प्लेन है और इस ब्लैक बोर्ड में any 2 mutually perpendicular directions can be treated as x axis and y axis, और थर्ड क्या होनी है? वो z होनी है। तो अगर मैं एक वेक्टर लूं जो वेक्टर है ही xy प्लेन में, तो दिस वेक्टर को अगर मुझे रिजॉल्व करना है और ये मेरी x डायरेक्शन है और ये मेरी y डायरेक्शन है, तो इस वेक्टर का z कंपोनेंट होना ही नहीं है, और इसका x कंपोनेंट x के लॉन्ग, y कंपोनेंट y के पैरेलल, ये कंपोनेंट यहां भी शो कर सकते हैं। ये x कंपोनेंट है और ये y कंपोनेंट है, और y कंपोनेंट यहां भी बना सकते हैं क्योंकि पैरेलल हम कहीं भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो एक वेक्टर 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हुआ, लेकिन इस केस में गिवन वेक्टर और उसके जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वेक्टर्स हैं ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं। हमें ये बात भी एज क्वेश्चन पूछ ली जाती कि अगर ये कंडीशन है कि वेक्टर को उन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है जो कंपोनेंट्स गिवन वेक्टर के साथ एक ही प्लेन में हो, तो उनका मैक्सिमम नंबर 2 ही होता है, क्योंकि जो कंपोनेंट बनने हैं वो गिवन वेक्टर के साथ एक ही प्लेन में आने हैं। तो प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फिर उस वेक्टर का कंपोनेंट 0 हो जाएगा। और ऐसे केस में इफ दिस एंगल इज अल्फा, वो बात तो वही रहेगी कि व्हाट इज ए वेक्टर इज नाउ ax I cap and ay j cap। What is mod a? Mod a is ax square plus ay square under root। And if vector a makes alpha with y axis and beta with alpha with x axis, beta with y axis, तो ax is what? Mod a cos alpha। What is ay? ay is mod a cos beta। लेकिन क्योंकि इस एक ही प्लेन में अल्फा प्लस बीटा तो 90 ही है, यानी बीटा जो है वो 90 माइनस अल्फा है, तो आपके पास जो y कंपोनेंट है वो मॉड a cos 90 माइनस अल्फा, तो ये y कंपोनेंट बनता है मॉड a साइन अल्फा। तो यहां हम बहुत बार बीटा क्या है वो नहीं भी अगर पता है, मान लो सिर्फ ये पता है कि वेक्टर a का x के साथ अल्फा है, तो हम जल्दी से लिख लेते हैं कि a cos अल्फा ax होगा, a sin अल्फा ay होगा। जब भी 2 कंपाउंड्स बनाने जाओगे तो दोनों एंगल्स पता होने जरूरी नहीं है, आइदर बीटा पता हो या अल्फा पता हो। अगर बीटा पता है तो ay होगा a cos बीटा,
ax होगा a sin का, और अगर अल्फा पता है तो ax होगा, यानी एंगल के साथ वाला जो डायरेक्शन आएगा वो कॉस आ जाएगा। आप देखो यहाँ इजीली समझ सकते हो ट्रिग्नोमेट्री से आप, ये आपका हाइपोटेन्यूज है और ये क्या है, बेस, तो ये कॉस रेशियो बनना ही है। और यहाँ अल्फा की टर्म्स में ये सामने क्या है, परपेंडिकुलर, तो ये साइन रेशियो बनना ही है। ठीक है, तो ये कॉमन केस है जो हमें फिजिक्स में वेरियस प्रॉब्लम्स में इस तरह का रिजोल्यूशन हमें करना होगा। अभी जो भी रिजोल्यूशन की बात हो रही है, अगेन जो बेसिक बात थी कि हम ये कर क्यों रहे हैं, कर सकते हैं, कर तो हम रेक्टेंगुलर के अलावा भी कर सकते थे, लेकिन हमने वो समझा कि उसका तो कोई यूज नहीं है। लेकिन इस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजोल्यूशन करने का क्या यूज है, तो उसका आंसर ये है कि हम वेक्टर क्वांटिटीज में ये ऑब्जर्व करते हैं कि हर वेक्टर क्वांटिटी का, जैसे फोर्स का कोई इफेक्ट है ना, वेलोसिटी का कोई इफेक्ट है, वेलोसिटी का क्या इफेक्ट है, डिस्प्लेसमेंट लाना। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन है इन फिजिक्स कि कोई भी वेक्टर का जो इफेक्ट है वो अपने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जीरो होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने वन डायमेंशनल मोशन पूरा पढ़ा, एक्स एक्सिस में अगर वेलोसिटी हो तो वेलोसिटी का इफेक्ट है पोजीशन चेंज करना। तो एक्स एक्सिस की वेलोसिटी क्या वाई कोऑर्डिनेट को चेंज करती है, आंसर है नो। क्या वो जेड को चेंज करती है, आंसर है नो, वो एक्स को ही चेंज करती है। अरे समझ में, तो इस बिहेवियर की वजह से हमारे पास एक वेक्टर को जब हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में रिजॉल्व कर देते हैं तो ये अपने आप में इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर वेक्टर्स हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड फ्रेम था, एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किसी डायरेक्शन में है, अब उसने टी टाइम में उसके इनिशियल कोऑर्डिनेट थे 0 0 0 और फाइनल कोऑर्डिनेट मुझे ढूंढने हैं। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इस गिवन वी वेक्टर के एक्स में, वाई में, जेड में कंपोनेंट बना लेने हैं। अब एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट को डिसाइड करेगी, वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वाई डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट को डिसाइड करेगी, जेड कंपोनेंट जो ऑफ वेलोसिटी है वो जेड डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट को डिसाइड करेगा। तो ये हमें कन्वीनियंस हो जाती है। जैसे आप देखें कि अगर मैं एक एग्जांपल देखते हैं कि एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट हैज, या ऑब्जेक्ट इज initially at 0 0 0, then it starts moving with velocity 20 meter per second in the direction which makes 30 degree with x-axis, 45 degree with y-axis and 60 degree with z-axis। तो ये केस कांस्टेंट वेलोसिटी का है, केस इज ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन जो हमने 3 डायमेंशनल सिस्टम लिया उस सिस्टम के अकॉर्डिंगली ये 0 0 0 है और फाइनल उसकी पोजीशन में एक्स वाई जेड सब बताना है। तो वो कैसे फाइंड आउट करें? आप सिंपल ये पूछते कि जैसे मैं यहां भी क्वेश्चन मेरा ये है कि फाइंड इट्स पोजीशन कोऑर्डिनेट्स
फाइंड इट्स पोजीशन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, आफ्टर 2 सेकेंड्स। आप ये पूछते कि उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है इन 2 सेकेंड्स, तो उसका आंसर बहुत सिंपल था, 20 इंटू 2 40 मीटर, क्योंकि है तो जो भी लाइन है तो स्ट्रेट लाइन। लेकिन हमारा इंटरेस्ट उस 3D सिस्टम में उसके जो न्यू कोऑर्डिनेट्स बने वो फाइंड आउट करना है। तो हम इस वेलोसिटी का, ये वेलोसिटी वेक्टर है जिसका x कंपोनेंट 20 cos 30 है, y कंपोनेंट 20 cos 45 है और z कंपोनेंट 20 cos 60 है। यानी गिवन v वेक्टर जो है, v वेक्टर इस सिस्टम में कुछ vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप है, जिसमें vx क्या है तो वो है 20 cos 30, vy क्या है तो वो है 20 cos 45, vz क्या है तो वो है 20 cos 60, ठीक है। तो यहां आपके पास उसका डिस्प्लेसमेंट अलोंग x का मतलब x फाइनल माइनस x इनिशियल, तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट ही इस चेंज ऑफ x को डिसाइड करेगा, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी उसके x डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट को इफेक्ट नहीं करती हैं। सिमिलरली y डायरेक्शन की वेलोसिटी उसके x और z के डिस्प्लेसमेंट को इफेक्ट नहीं कर सकती है। इस पॉइंट को समझें, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का इफेक्ट अपनी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 0 होता है। अरे समझ में, आप एक इंक्लाइंड प्लेन पर हैं तो आप स्लिप होकर नीचे आ जाते हैं, तो ग्रेविटी फोर्स इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और वर्टिकल डाउनवर्ड का परपेंडिकुलर क्या है, हॉरिजॉन्टल। सो व्हेन यू आर सिटिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, ग्रेविटी इज नॉट एबल to make you slide. Why? Because gravity cannot have its effect in the direction which is perpendicular to the direction of force. Gravity acting vertically downward, तो vertical direction के perpendicular horizontal उसका इफेक्ट 0 है। यानी अगर एक ऑब्जेक्ट एक सरफेस पर मूविंग हो और सरफेस स्मूथ है, सरफेस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन का मतलब फ्रिक्शन में टाइप ऑफ फोर्स है जो पैरेलल टू सरफेस एक्ट हो सकती है। अगर एक ऑब्जेक्ट एक सरफेस पर मूविंग है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मूविंग है, तो ग्रेविटी की वजह से जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो कर देते हैं तो स्लो होता जाता है, डाउनवर्ड स्पीड अप होता जाता है। लेकिन हॉरिजॉन्टल सरफेस पर अगर वो रेस्ट में है तो ग्रेविटी उसको चला नहीं सकती है, और अगर वो चल रहा है तो ग्रेविटी उसको उसकी वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकती है, क्योंकि ग्रेविटी का इफेक्ट अपनी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 0 है। और ये बिहेवियर हर वेक्टर के साथ है। इसलिए हम एक वेक्टर को जब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं तो हमारे लिए वो वेक्टर 3 इंडिपेंडेंट वेक्टर्स में स्प्लिट हो जाता है। अब हम उन तीनों वेक्टर्स को सेपरेटली डील कर सकते हैं। यानी आप समझें, 1 डायमेंशन मोशन जो हमने पढ़ा, उसके आगे 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन में जाना है तो कुछ नहीं है, खाली इतनी सी बात है, ये केस 3 डायमेंशन मोशन का केस है, तीनों डायमेंशन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसको डील कैसे करना? तो ये डील 1 डायमेंशन के मेथड से होता है। आपको इन तीनों डायरेक्शंस को सेपरेटली डील करना है, लेकिन सेपरेटली डील करने के लिए आपके पास वेलोसिटी के कंपोनेंट्स होने चाहिए, और वो कंपोनेंट्स कैसे बनेंगे वो हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में समझा। तो यहां इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड था 20 और ये एंगल्स गिवन थे, तो 20 cos 30 इसका x कंपोनेंट जो इसके x डिस्प्लेसमेंट को डिसाइड करेगा। तो 2 सेकेंड्स में व्हाट इज sx? इट इज vx इंटू t। सो x फाइनल, x इनिशियल 0 था, 20 cos 30 इंटू टाइम इज 2,
तो ये आपके पास 20√3 मीटर, यानी फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट इज 20√3 मीटर। इसी तरह से y कॉम्पोनेंट, इट इज y फाइनल माइनस y इनिशियल, इट इज vy इंटू टी, इट इज vy इंटू टी। तो यहां y फाइनल, क्योंकि इनिशियल तो 0 ही है, vy इज 20 cos 45, यानी 1/√2 और इंटू क्या 2, तो ये आपके पास 20√2 मीटर। और सिमिलरली s along z is vz into t, it is z final minus z initial is 0, and what is vz? It is 20 cos 60 into t, t is 2, तो ये बनता है आपके पास 20। तो आफ्टर 2 सेकेंड्स उस ऑब्जेक्ट के जो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स होंगे उसका आंसर बनेगा x कॉम्पोनेंट इज 20√3, y component is 20√2 and z component is 20। तो ये उसका फाइनल पोजीशन होगी। अब इसी में समझें, क्योंकि हमने वन डायमेंशन में क्या पढ़ा कि यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कि एक्सेलरेशन एक्टिंग हो सकता है। अब एक्सेलरेशन में फर्दर 2 केस थे, या तो वो वेरिएबल हो सकता है या तो वो यूनिफॉर्म हो सकता है। तो आप जो भी कोई केस दिया जाए, अभी एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी स्पेस में कहीं भी है, उसके ऊपर एक्ट होने वाला एक्सेलरेशन भी स्पेस में कहीं भी डायरेक्टेड है, और आपको उसके t सेकेंड्स के बाद क्या फाइनल वेलोसिटी होगी, क्या फाइनल पोजीशन होगी, क्या t सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट होगा, ये सब आपको करना हो, तो आपने अपनी तरफ से जो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम को इमेजिन कर लेना है, जो वैसे भी हम करते हैं 1D में भी मानते हैं ना एक्स एक्सिस, तो आपको XYZ मान लेंगे, और XYZ मानने के बाद आपने गिवन वेलोसिटी के XYZ कंपोनेंट बना दिए, आपने गिवन एक्सेलरेशन, वो भी वेक्टर है, उसके भी उसी XYZ पे कंपोनेंट बना दिए, तो आपके पास वो गिवन केस 3 इंडिविजुअल या इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर 1 डायमेंशन का केस हो गया। अब उन तीनों को आप अलग अलग सॉल्व करो। x सॉल्व करोगे तो x आएगा, y सॉल्व करोगे तो y आएगा, z सॉल्व करोगे तो z आएगा। और x डायरेक्शन में हो सकता है वो यूनिफॉर्म मोशन हो, तो वो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, जो केस है उसको वैसा डील करो, क्योंकि आपको 1D में तीनों टाइप के केस डील करने आपने सीख लिए कि यूनिफॉर्म मोशन हो तो स्टैंडर्ड s इक्वल टू vt, और अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ vt स्क्वायर, v इक्वल टू u प्लस at या v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो फिर जो एक्सेलरेशन दिया जाएगा वो कैसा फंक्शन ऑफ टाइम है वो बताया जाएगा। अकॉर्डिंगली हम vt इंटीग्रेट करके ढूंढ लेंगे, अकॉर्डिंगली हम st इंटीग्रेट करके ढूंढ लेंगे। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज व्हाइल सॉल्विंग ऑल दीज क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम काइनेमैटिक्स में इस सारी बात की एप्लीकेशन तो करेंगे डिस्कस, लेकिन यहां आप ये भी समझें कि जैसे 1 डायमेंशन हम डील कर रहे थे जिसमें x एक्सिस या तो पॉजिटिव होती थी या तो नेगेटिव होती थी, ठीक है नहीं। अगर मैं कहूं कि मेरा डिस्प्लेसमेंट है +30, फिर मैं कहूं डिस्प्लेसमेंट है -10, व्हाट इज नेट डिस्प्लेसमेंट, तो सिंपल +30 - 10 इज +20, क्योंकि एक ही डायरेक्शन होती थी। तो ऐसे आप ये भी समझें कि जब वेक्टर, जैसे मान लो आपको कंपोनेंट फॉर्म में ऐसा दिया है कि S1 वेक्टर इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप मीटर, एंड सेकेंड डिस्प्लेसमेंट is 4i cap minus 2j cap minus 3k cap meter. What is net displacement? तो ये बहुत ही आसान
कि अगर आपको वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिया है और आपको एडिशन करना हो तो सिंपल x x अलग कर लो, y y अलग कर लो, z z अलग कर लो, तो नेट फिर एक वेक्टर बन जाएगा। जैसे यहां ये 6i कैप, ये प्लस j कैप और ये प्लस k कैप। अब नेट वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड है? इट इज 6 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट। क्या डायरेक्शन है? तो डायरेक्शन कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा सब डिफाइन कर सकते हो। तो कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर्स होंगे तो सम करना हो, इवन डिफरेंस करना हो, तो आपने सिंपल, क्योंकि डायरेक्शन के साथ सब है और आपने जैसा 1D में सिंपल प्लस माइनस से ही चलते थे तो वैसा ही कर लेना है। तो कंपोनेंट फॉर्म में गिवन वेक्टर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब अभी v इनिशियल वेक्टर मान लो 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। v फाइनल वेक्टर इट इज 6i कैप प्लस 7j कैप प्लस 8k कैप। मैं ऐसा कुछ भी एज्यूम कर रहा हूं, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v वेक्टर? तो आपने कोई डायग्राम नहीं बनाना, ये बड़ा आसान है। दिस माइनस दिस, अब ये माइनस, तो 6i कैप माइनस 3i कैप इज 3i कैप, 7i कैप प्लस 4j कैप, मतलब माइनस करना है तो माइनस 3j कैप, 8 माइनस 5 प्लस 3k कैप। दिस माइनस दिस, 6 माइनस 3, 7 माइनस 4, 8 माइनस 5। अब मान लो यहां कोई साइन माइनस होता तो 7j माइनस माइनस 4j, तो ये बन जाता 11j, ठीक है। तो ijk में वेक्टर दे करके और फिर उस वेक्टर से कभी सम पूछना, कभी डिफरेंस पूछना, तो कंपोनेंट फॉर्म में ये सब डील करना बहुत आसान। और ऐसा भी है कि हम फिजिक्स के ही क्वेश्चंस को डील करते हुए कभी कभी हमारे पास किसी जगह जैसे दो वेक्टर्स हमें सम करने हों तो बहुत आसान है कि उसको ऐड करेंगे तो ट्राइंगल ही बनता है, थर्ड साइड सॉल्व हो जाती है। जब नंबर ऑफ वेक्टर्स ऐड करने हों, ज्यादा नंबर, तो ये हमेशा आसान है कि आप हर एक एक्स वाई जेड मानो और हर वेक्टर को, जैसे मान लो कि F1 फोर्स भी एक्टिंग है, F2 भी एक्टिंग है, F3 भी एक्टिंग है, F4 भी एक्टिंग है, ठीक है। और F नेट जो है वो इन सब का सम है, लेकिन वेक्टर डायग्राम पर इन सब को ऐड करने गए तो ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि जो फिगर बनती है वो कोई पॉलीगन सा बन जाता है। उस पॉलीगन में ये 4 साइड्स गिवन हैं, बट जो 5th साइड बनेगी वो 5th साइड को सॉल्व करना ज्योमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री की हो तो सकता है, बट वो एक लेंथी प्रोसेस है। तो आसान क्या है कि आप जहां ये फोर्स जिस पॉइंट पर एक्टिंग है वहीं पर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन सेलेक्ट कर लो। इन सब की डायरेक्शंस गिवन है आपको, तो इन सब के कंपोनेंट बन जाएंगे आई के। F1 आ जाएगा आई के, F2 आ जाएगा आई के, F3 आ जाएगा आई के, F4 आ जाएगा आई के। अब ये आई के में 4 वेक्टर्स हैं और चारों को ऐड करना है, तो चारों का आई कैप ऐड हो जाएगा, चारों का जे कैप ऐड हो जाएगा, चारों का के कैप ऐड हो जाएगा, तो आपके पास नेट वेक्टर आई के में आ जाएगा। और वो आई के में आ गया तो अब आपको क्या करना है, अब मॉड चाहिए। मतलब समझे, हमें आई के में कुछ गिवन नहीं था, हमें नेट भी आई के में पूछा नहीं है। जैसे हमें ये एक मैग्नीट्यूड डायरेक्शन गिवन है, ये मैग्नीट्यूड डायरेक्शन गिवन है, ये मैग्नीट्यूड डायरेक्शन गिवन है, ये मैग्नीट्यूड डायरेक्शन गिवन है, ऐसा ही नेट बस मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ही बताना है। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए हमने कंपोनेंट्स मेथड की हेल्प ली। हमने इन सब को कंपोनेंट फॉर्म में लिखा, ऐड किया और नेट हमारा वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में सॉल्व हुआ। फिर उसको वापस हमने उसका मॉड बना दिया और उसकी डायरेक्शन के जो अल्फा बीटा गामा एंगल्स थे एक्स वाई जेड में वो डिफाइन कर दिए। तो अभी तो हम क्योंकि वेक्टर्स को ही पढ़ रहे हैं तो यहां तो ठीक है हम अलग अलग ऐसी प्रैक्टिस करेंगे, बट
ये पूरा टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं ना, इसका रेस्ट ऑफ द फिजिक्स में एप्लीकेशन ही मेन है। तो एप्लीकेशन करते हुए हमें ऐसे ही केस रहेंगे, कंपोनेंट कुछ होगा ही नहीं, कंपोनेंट हम बनाएंगे और कंपोनेंट बना करके फाइनल फिर हम वापस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बनाते हैं। हम क्वेश्चन को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस मेथड की हेल्प लेते हैं। तो अभी आपको आई थिंक क्लियर हो गई होगी बात कि हम रिजोल्यूशन क्यों करना है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का एक मेजर एडवांटेज कि आप अलग अलग उसको डील करते हो। जैसे काइनेमेटिक्स, अभी हमने एक ही चैप्टर की बात चल रही है, तो वहां आप सिंपली समझें कि जिस डायरेक्शन में आपके पास केस है वो 1D जो पढ़ लिया था वही रहना है। उसमें 3 ही केसेस पॉसिबल थे, वो तीनों हमें आते थे करने। बट अब जब हम जनरल केस करेंगे तो उसको कैसे डील करेंगे। जैसे मैं कहूं कि ऑब्जेक्ट यहां कहीं थ्रो किया, वर्टिकली आप थ्रो नहीं किया, यहां कहीं थ्रो किया। अब यहां थ्रो किया तो ग्रेविटी एक्टिंग है यहां पर। अब मान लो कि एयर भी चल रही है और एयर भी कोई एक्सेलरेशन दे रही है, तो एयर का एक्सेलरेशन, ग्रेविटी का एक्सेलरेशन, तो व्हाट इज नेट एक्सेलरेशन। तो पहले आपने नेट एक्सेलरेशन आई जे के में बना लीजिए, अब वेलोसिटी को आई जे के कर लीजिए। तो अब आपके पास आई जे के 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस हो गई। तो कितने टाइम के बाद क्या हुआ ये सॉल्व करना है। तो x अपने आप में 1D, y अपने आप में 1D और z अपने आप में 1D। ठीक है। जो भी असाइनमेंट आपको मिल रहा है साथ में, उसको साथ साथ प्रैक्टिस करते जाओ, क्योंकि हमें जो भी चीज आगे पढ़नी है, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन का जो असाइनमेंट मिला उसको आप वहीं प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर रिजोल्यूशन पे आइए। इसके असाइनमेंट जो मिलेंगे उसको कर लीजिए प्रैक्टिस, ताकि हम धीरे धीरे जब चीजें क्लब करेंगे आपस में, तो ये अलग अलग प्रैक्टिस किया होगा तो सब कुछ जब क्लब होगा तो आपको आसानी होगी।